Good morning. Myself डॉक्टर शोभा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि भारत के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता मिली थी उस सभ्यता की मुख्य मुख्य विशेषताएं क्या हैं। अब जैसे आप सबको ही पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, बनवाली, राखीगढ़ी, ये सब जगह हैं जहाँ पे इस सभ्यता के हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये जो जगह हैं बेसिकली ये जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता वो सभ्यता होती है जहाँ पर जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंडीशन में होता है और लोगों की लिवलीहुड का जो मेन साधन होता है वो ट्रेड एंड कॉमर्स होता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी एंड दिस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू चालकोलिथिक पीरियड। इट मीन्स द टूल्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर मेड अप ऑफ कॉपर एंड स्टोन। अब इस सभ्यता के अंदर जो ये मुख्य मुख्य नगर मिले हैं, इन नगरों की कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो ये कि ये जो भी नगर हैं वो दो भागों में डिवाइडेड थे, एक पश्चिमी भाग एक पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग है उसमें तो इलीट क्लास रहता था और जो मेन बिल्डिंग है वो मिली है, और जो पूर्वी भाग है उसके अंदर जो जनरल पब्लिक थी वो रहती थी। ये सब अज्यूम ही किया गया है, अभी इसका कोई हमें फाइनली प्रूफ नहीं मिला है क्योंकि जो भी इस सभ्यता की लिपि है उसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है। और इसी पश्चिमी भाग में हमें कई तरह के आवास मिले हैं, जैसे अनबंडार, पुरोहितावास, महाविद्यालय भवन, ग्रेट बाथ। ये सब चीजें हमें इस जो पश्चिमी भाग है उसमें हमें मिले हैं। एक ही इन सभ्यता के नगरों की ये विशेषता है कि इसमें जो सड़कें हैं वो परस्पर समकोण पर कटती हैं, और जो टाउन प्लानिंग है वो बेसिकली ग्रिड सिस्टम पर आधारित है। दूसरा, जो उसके घरों के जो मुख्य दरवाजे हैं वो मेन जो रोड है उसकी तरफ नहीं खुल के और साइड वाली रोड की तरफ खुलते हैं। घर एक मंजिला या कभी कभी दो मंजिले भी होते थे। नालियां बनी हुई हैं, नालियों को ढका हुआ है। घर का जो भी सारा ड्रेनेज सिस्टम है वो बाहर की तरफ नाली से जुड़ा हुआ है। ईंटों का प्रयोग हुआ है, इसको जो भी मकान वगैरह हैं उनको बनाने में ईंटों का प्रयोग हुआ है। अगला है कृषि। अभी तक 9 फसलें पहचानी जा चुकी हैं जिनमें चावल, जौ की 2 किस्म, गेहूं की 3 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, इन सब की खेती का अभी तक हमें पता चला है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। रसायन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत बड़े पैमाने में समांतर फलकों का उत्पादन, मन के बनाने की कला, सेल कड़ी की आयताकार मोहरे बनाने की तकनीक, ये सब शामिल थी। और धातुओं में सोना, चांदी, टिन, सीसा, तांबा, ये सब जो धातु थे उस सभ्यता के लोगों को इनका पता था। ताम्र कांस्य वस्तुएं विकसित थी, धातुकर्म तकनीक का संकेत देती हैं, और भालों में मध्य शलाका नहीं है जो उनकी मजबूती को बढ़ा सके। जो मृत ब्रह्मांड हैं वो भी बहुत थोड़ी प्रतिशत मात्रा में चित्रित हैं। इनमें साधारणतः गाढ़ी लाल चिकनी मिट्टी पर काले रंग के ज्यामितीय, पुष्पाकार और प्राकृतिक डिजाइन बनाए हुए हैं। और यहाँ पे कुछ एक नापतोल के भी उपकरण मिले हैं। लिपि, सिंधु लिपि के लगभग 400 चिन्ह अभी तक ज्ञात हैं, और ये सब छोटे आकार में और साधारणतः सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर देखने को मिलते हैं। जो लिखावट है वो बाएं से दाईं ओर है। लेखन प्रणाली अक्षर सूचक मानी गई है। इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक तो, और ऐसा माना जाता है कि ये आद्य द्रविड़ लिपि है। नेक्स्ट है आर्ट एंड रिलीजन। विशिष्ट कलाकृतियाँ बहुत थोड़ी हैं, इनमें सबसे प्रसिद्ध है मोहनजोदड़ो से एक पुजारी का सिर, मोहनजोदड़ो से ही एक कांस्य नर्तकी, हड़प्पा से एक नर कमन की प्रस्तर मूर्ति, और हड़प्पा से ही एक नृत्य मुद्रा की मूर्ति। भारतीय मूर्तिकला के ऐतिहासिक युग में इन वस्तुओं की कला शैली
की छाप अनेक प्रकार को देखने को मिलती है। मोहनजोदड़ो में एक मोहर पर योगी की जो आकृति मिली है, मातृ देवी की मृण मूर्तियां वो उर्वरता की उपासना और मातृ देवी की पूजा का संकेत करती हैं। हवन कुंडों में होने वाले यज्ञों जो कालीबंगा में मिले हैं, इनसे धार्मिक तत्वों का अनुमान लगाया जा सकता है। व्यापार, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत कच्चे माल के आंतरिक व्यापार का बहुत ही विस्तृत जाल बिछा हुआ होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग अपने लिए कुछ तांबा राजस्थान के खेतरी खानों से अवश्य मंगवाते थे, परंतु इस जाल के सही स्वरूप के बारे में हमें अभी बहुत कम जानकारी है। जो एक्सपोर्ट होता था उससे संबंधित अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट उदाहरण मिले हुए हैं। सिंधु सभ्यता में मोहरों, 2 तरह के मनकों तथा कुछ अन्य विविध वस्तुओं के बाह्य व्यापार का साक्ष्य फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और सोवियत दक्षिणी तुर्कमेनिया से भिन्न मात्रा में प्राप्त होते हैं। भारत में जो वस्तुएं मिली हैं वो हैं लोथल से फारस की मोहर मिली है, कालीबंगा से सिंधु डिजाइनों वाली एक बेलनाकार मोहर मिली है, और यह स्पष्ट नहीं है कि किन किन वस्तुओं का विनिमय प्रचलित था, लेकिन फिरोजा, लार्ज वर्ड मनी, हरिताश्म और टिन सिंधु घाटी सभ्यता में बाहर से ही आते थे। मेसोपोटामिया के साहित्य में प्रयुक्त मेलुआ शब्द जो हुआ है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए ही हुआ है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सिंधु घाटी में जैसी ठोस योजना और बस्तियों के निर्माण में व्यापक एकरूपता देखने को मिलती है, उससे वहां के सुदृढ़ राज्यतंत्र के अस्तित्व के संकेत भी मिलते हैं। इस सभ्यता के विभिन्न पक्षों में प्रबल रूढ़िवादिता भी देखने को मिलती है। यह संभव है कि सिंधु राज्यतंत्र पर धर्मतंत्र की गहरी छाप रही हो। पुरातात्विक सामग्री में किसी राजा का अस्तित्व तो नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करती या मोहनजोदड़ो हड़प्पा इस साम्राज्य की 2 राजधानियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी शारीरिक विशेषताएं, जो भी कंकाल मिले हैं उनके अध्ययन के आधार पर मुख्यतः 4 प्रकार की प्रजातियां मिली हैं। पहली है प्रोटो एस्ट्रोलाइट, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइन। नेक्स्ट है कि इस सभ्यता का जो पतन है उस पतन कैसे हुआ है। कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता का अंत आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ है। एक आधुनिक मत है कि अपने साधनों का जरूरत से ज्यादा व्यय कर डालना, जिससे कि उनकी जीवन शक्ति नष्ट हो गई थी। एक अन्य मत भी है कि टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस के परिणाम स्वरूप मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी का पूर्वी बांध ध्वस्त हो गया था और इससे सिंधु के बहाव में रुकावट आ गई और उसकी ऊपरी हिस्से में जहां मोहनजोदड़ो स्थित था मिट्टी जमा हो गई। फलस्वरूप कुछ समय बाद लोग मोहनजोदड़ो छोड़कर चले गए। लेकिन अभी किसी एक कारण को स्पष्ट तौर पे हम नहीं मान सकते कि इस सभ्यता के पतन का एक यही निश्चित कारण है। कुछ विद्वान ऐसे भी मानते हैं कि इस टाइम व्यापार वाणिज्य बहुत कम हो गया था और लोग ये जगह छोड़ के अलग अलग जगहों पे जाके बस गए। थैंक यू।